जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सनी लेकेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम विशेषण को पढ़ रहे थे। तब विशेषण में हमने विशेषण के जो 4 भाग थे, इन चारों भागों में से हमने 3 भाग को पढ़ लिया था। आज चौथा देखेंगे तथा दोस्तों उसके आगे आज हम अनेक प्रकार जो उसमें प्राविशेषण है या विशेषण विशेष जो गिनने को आता है, जो पूछा जाता है एग्जाम में, उन सभी का डिस्कस आज के वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक कर सकते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो को चौथा भाग हम देते हैं। चौथा भाग क्या है कि परिमाण बोधक विशेषण। चौथा पार्ट है परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण। अब इसमें क्या है, परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है नाप तोल वाली वस्तुएं। संज्ञा या सर्वनाम से जिस वस्तुओं का, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल का पता चलता है या नाप तोल की गिनती की जाती है, नाप तोल के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, उसे ही हम परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा हो गई कि जिस विशेषण के द्वारा हमें संज्ञा या सर्वनाम के नाप तौल के बारे में पता चलता है, उसकी मात्रा या परिमाण के बारे में पता चलता है, तो उसे हम परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। अब परिमाण बोधक विशेषण 2 प्रकार का होता है। परिमाण बोधक विशेषण 2 प्रकार का होता है। अब परिमाण बोधक विशेषण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। अब पहला है इसमें निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। ये परिमाण बोधक के 2 भाग हैं। पहला है निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित परिमाण बोधक विशेषण का मतलब हुआ कि जिसमें निश्चित मतलब कि उसकी मात्रा का जो परिमाण का पता चलता है, उसमें एकदम निश्चितता का बोध हो, उसमें कोई प्रकार के कोई सवैया या आधा पौना ना लगा हो, पूरा पूरा सेम से पूरा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। उसे हम निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित वाले में क्या है कि अनिश्चित वाले में होता है कि अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण में अनिश्चित बना हो, जैसे कि हो गया कि 1 पाव दूध चाहिए या बहुत पानी भरा हुआ है या शेर भर दूध चाहिए, मतलब कि जिसमें पूरी मात्रा ना हो, आधी मात्रा हो। आप समझ रहे होंगे कि जिसमें आधी मात्रा हो वहां पर अनिश्चित होता है, जिसमें पूरा मात्रा होती है, पूरा जैसे 5 किलो चावल, 10 किलो गेहूं, तो हो गया निश्चित परिमाण बोधक में। जैसे 4 मीटर कपड़ा, मतलब कि जिसका पूरा बोध होता हो, और इसमें जिसमें आधा ही बोध होता है, उसे हम अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। अब जैसे देखिए, उदाहरण देख लीजिए। अब जैसे हो गया निश्चित वाले में कि 5 किलो चावल, 5 किलो चावल हो गया, या हो गया 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। यहाँ देखिए निश्चित में मतलब कि निश्चित बता रहा है, किसी की निश्चित जानकारी हो रही कि कितना है चावल, 5 किलो हो, उसमें कोई आधा पौना या सवा ये सब नहीं लगा हुआ है, पूरा है निश्चित में। 2 मीटर कपड़ा, ये कितना है? पूरा है। अब जैसे देखिए इसमें क्या है अनिश्चित परिमाण बोधक में? अनिश्चित परिमाण बोधक में जैसे है बहुत घी, क्या हो गया? बहुत घी हो गया। अब दूसरा देख लीजिए, जैसे इसी प्रकार है, बहुत घी हो गया, फिर थोड़ा दूध। अब इसमें देखिए बहुत घी, मतलब घी कितना, उसकी मात्रा का कोई पता नहीं है कितना घी है, कितने किलो घी है, लेकिन बहुत घी है, मतलब उसकी मात्रा का कोई अपन अनुमान नहीं लगा सकते कितना घी है। थोड़ा दूध की कितनी मात्रा है आपको ये कंफर्म नहीं पता है। तो
ये सब किस में आ जाएगा, ये अनिश्चित परिमाण बोधक में आ जाएगा। और ऊपर वाला जिसमें पूरी मात्रा का पता चलता है वो किस में आता है, वो निश्चित परिमाण बोधक विशेषण में आएगा। ये हो गया परिमाण बोधक विशेषण आपका। परिमाण बोधक विशेषण दो प्रकार का होता है, एक निश्चित परिमाण बोधक विशेषण और एक हो गया अनिश्चित। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके आगे फिर देखते हैं। परिमाण बोधक विशेषण, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण हो गया और अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। अब हम अगला देखते हैं इसी प्रकार, मिटा दे इसको। अब देखिए अगला, ये हमारा जो विशेषण के 4 भाग थे, चारों भागों को हम अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब अगला है, जैसे देखिए कि प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के भेद। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के भेद। अब इसमें देखिए, प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के 2 भेद होते हैं। अब पहला देखिए, पहला क्या है कि विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण। ध्यान समझिएगा, पूछा जाता है। पहला क्या है, पहला है विशेष विशेषण, विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण। विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण, ये पहला भाग है। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के 2 भेद होते हैं, उनमें से पहला है विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण। अब इसको देखते हैं कि क्या है विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण। अब इसको ध्यान समझिएगा, जो विशेषण, इसको देखिए, विशेष विशेषण किसे कहते हैं कि जो विशेषण विशेष के पहले आए। ध्यान समझिएगा कि जो विशेषण विशेष के पहले आए उसे हम विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो विशेषण विशेष के पूर्व आए, विशेष के पहले आए, उसे हम विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण समझिए आप, जैसे है रमेश चंचल बालक है। रमेश चंचल बालक है। अब इसमें देखिए यार, ये जो चंचल आ गया, ये क्या है, ये यहाँ पर विशेषण है। अब विशेष कौन है, बालक। बालक क्या है, विशेष है। तो बालक यहाँ पर विशेष हो गया, और ये क्या हो गया, बालक यहाँ पर विशेष है, और चंचल क्या है, विशेषण। चंचल हो गया विशेषण। तो रमेश चंचल बालक है, रमेश चंचल बालक है। तो बालक के पहले, विशेष के पहले जब विशेषण लगता है तो उसे ही हम कहते हैं विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण। विशेष के पहले, विशेष के पूर्व विशेषण लगे उसे ही कहा जाता है विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण। जैसे अगला उदाहरण है, अगला इसमें देखिए, रमेश अच्छा लड़का है, या रमा सुशील कन्या है। रमा सुशील कन्या है। अब यहाँ देखिए, कन्या क्या है, यहाँ पर विशेष है, और सुशील क्या है, उससे गुण को बता रहा है उसे, तो ये क्या हो गया, उसके विशेषण हो गया। तो विशेष के पहले जब विशेषण लगता है उसे ही हम कहते हैं विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण। इसको हम नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरा देखेंगे इसके बाद, पहला है विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण। परिभाषा है, जब विशेषण विशेष के पहले आए, जब विशेषण विशेष के पहले लगता है तो उसे हम कहते हैं विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
रमेश चंचल बालक है, तो चंचल क्या है, उसकी विशेषण है। बालक क्या हो गया, विशेष, विशेष के पहले आ गया विशेषण। रमा सुशील कन्या है, उसी प्रकार कन्या क्या है यहाँ पर, विशेष है, और सुशील क्या है, विशेषण है। तो विशेष के पहले क्या आया है, विशेषण। ये पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, मिटा दे इसको। अब दूसरा है विधेय विशेषण। विधेय विशेषण दूसरा हो गया विधेय विशेषण। अब इसमें देखिए, आप पहले पढ़े कि विशेष विशेषण, कि जब विशेषण विशेष के पहले आए। अब इसमें क्या है विधेय में, कि जब विशेषण विशेष के बाद में आए। विपरीत, एकदम उल्टा दोनों का। विशेष में क्या देखिए कि जब विशेषण विशेष के पहले आता था। अब इसमें क्या हुआ, जब विशेषण विशेष के बाद में आए। जैसे देखिए उदाहरण, मेरा कुत्ता काला है, मेरा कुत्ता काला है। अब यहां देखिए, कुत्ता क्या है, यहां पर कुत्ता है विशेष, और काला क्या है, विशेषण। मेरा कुत्ता काला है, तो मेरा कुत्ता काला है। अब यहाँ देखिए, विशेषण विशेष के बाद में आया है। अभी तक विशेषण जो था वो विशेष के पहले आता था, पहले वाले भाग में विशेष में, लेकिन विधेय विशेषण में विशेषण जो है विशेष के बाद में आएगा। यही दोनों में अंतर है, यही दोनों की ये परिभाषा है। मेरा कुत्ता काला है। अब मेरा लड़का आलसी है, दूसरा हो जाएगा इसका उदाहरण कि मेरा लड़का आलसी है। लड़का क्या हो गया, विशेष हो गया। अब आलसी क्या है, विशेषण है। अब विशेषण कहाँ लगा हुआ है, विशेषण लगा हुआ विशेष के बाद। मेरा लड़का आलसी है। यही दोनों में अंतर है, यही दोनों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला विशेष विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। हो गया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, ये हो गया प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के भेद। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि विशेष विशेषण या विधेय विशेषण किसे कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा कि विशेष विशेषण को ही उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। कभी कभी उद्देश्य विशेषण पूछेगा, तो कभी कभी एग्जाम में विशेष विशेषण पूछेगा। इन दोनों एक ही है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और दूसरा है विधेय विशेषण, इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे, तो मिटा देते हैं। ये हो गया प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के भेद। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशेषण की तुलना अवस्था क्या होती है। विशेषण की तुलना अवस्था डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट बहुत है। विशेषण की तुलना अवस्था, तुलना अवस्था, विशेषण की तुलना अवस्था। अब इसमें देखिए क्या है विशेषण की तुलना अवस्था। इसमें तीन प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं, तीन प्रकार की। पहला देखिए, पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था, और तीसरा है उत्तमावस्था। ये तीन प्रकार की अवस्थाएं हैं। पहला है मूलावस्था, दूसरा है उत्तरावस्था, और तीसरा है उत्तमावस्था। ये विशेषण की तुलनात्मक अवस्था है। तुलनात्मक अवस्था जिनके कारण आप इनको तुलना के माध्यम से इनको बता सकते हैं कि मूलावस्था में क्या होगा, उत्तरावस्था में क्या होगा, और उत्तमावस्था में क्या होगा। अब इसमें देखिए पहला हम देखते हैं कि पहला है मूलावस्था। अब मूलावस्था किसे कहते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। मूलावस्था, मूलावस्था की परिभाषा है कि इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है, यहाँ किसी की तुलना नहीं की जाती है।
इसमें विशेषणों की सामान्य अवस्था का प्रयोग होता है तथा यहाँ पर किसी की तुलना नहीं की जाती है। ये सिंपल सी परिभाषा है इसकी कि इसमें विशेषणों की सामान्य प्रयोग होता है। इसमें विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है तथा इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं की जाती है मूलावस्था में। जैसे देखिए, जैसे है श्याम एक वीर बालक है। श्याम एक वीर बालक है। श्याम एक वीर बालक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर श्याम एक वीर बालक है। यहाँ विशेषण की सामान्य अवस्था का प्रयोग हुआ है तथा श्याम की तुलना किसी से नहीं की गई है। इसमें मूल अवस्था की यही परिभाषा किया है, इसमें मतलब किसी की तुलना किसी से नहीं की जाती है और उसमें विशेषण की एकदम सामान्य अवस्था का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया श्याम एक वीर बालक है। और उसी में एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे है कि रमा एक सुंदर कन्या है। इसी के आगे देख लीजिए, रमा एक सुंदर कन्या है। अब दो उदाहरण हो गए मूलावस्था में कि इसकी परिभाषा हो गई। इसको ध्यान से लिखिए। आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए कि मूलावस्था में विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है तथा इसमें किसी प्रकार की किसी से तुलना नहीं की जाती है। मूलावस्था में यह हो गया। श्याम एक वीर बालक है और रमा एक सुंदर कन्या है। इसमें किसी से तुलना नहीं की गई है। अब इसी प्रकार अगला देखते हैं उत्तरावस्था। उत्तरावस्था क्या कहता है? उत्तरावस्था कहता है कि इसमें दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की तुलना करके, उत्तरावस्था में ध्यान समझिएगा, इसमें दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों की तुलना करके जो दोनों में से जो सबसे अच्छा है या सबसे खराब है उसको प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक की न्यूनता अथवा अधिकता बताई जाती है। सिर्फ इसमें दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, तीसरा या पहला नहीं हो सकता। सिर्फ दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके तुलना की जाती है और उसमें दोनों में से जो सबसे अच्छा है या सबसे खराब है उसको प्रदर्शित किया जाता है, उसको बताया जाता है। जैसे देखिए, उदाहरण जैसा है कि मोहन सीता सीमा से सुंदर है। सीता सीमा से सुंदर है। सीता सीमा से सुंदर है। अब इसमें देखिए, सीता और सीमा दो ही पर्सन है, दोनों पर्सन की तुलना की गई। सीता सीमा से सुंदर है तथा दोनों पर्सनों में से एक की बढ़ाई की जाती है, चाहे उसकी बढ़ाई की जाए चाहे उसकी बुराई की जाए। सीता सीमा से सुंदर है। दो व्यक्ति, सिर्फ दो व्यक्ति होने चाहिए। दो व्यक्ति, इसकी परिभाषा है, 2 से 3 नहीं होगा। अगर 2 से 3 होंगे तो वो दूसरी अवस्था में चला जाएगा। इसमें सिर्फ दो व्यक्ति या दो वस्तु होने चाहिए जिसमें दोनों की तुलना की जाती है और उन दोनों में से जो सबसे अच्छा होगा या सबसे खराब होगा उसी को बताया जाता है, उसी को लिखा जाता है। ये हो गया हमारा उत्तरावस्था। अब अगला देखिए है उत्तमावस्था। अब उत्तमावस्था में क्या है, इसको ध्यान समझिएगा। इसमें है कि जब इसमें क्या है, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाती है। इसमें 2 से अधिक वस्तुएं हो सकती हैं, इसमें सिर्फ 2 होते हैं। लेकिन उत्तमावस्था में क्या है कि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में तुलना की जाती है और उन वस्तुओं में से जो एक को चूज किया जाता है, जो सबसे अच्छा हो या सबसे खराब हो, उन्हीं को लिखा जाता है, उन्हीं के बारे में बताया जाता है। इसमें क्या है कि उत्तरावस्था में आप देखें कि इसमें 2 व्यक्ति होने चाहिए या 2 वस्तु होने चाहिए, लेकिन उत्तमावस्था में इसमें 2 से अधिक हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक, अगर दो होंगे तब तो चला जाएगा उत्तरा में, अगर 2 से अधिक हो गए तो आ जाएगा किसमें, उत्तमावस्था में। आपको बस यही। अब पहले वाला में क्या है, पहले वाले में कोई तुलना की ही नहीं जाती है। अब इसमें देखिए, जैसे उदाहरण है उत्तमावस्था का, राम सबसे वीर है।
राम सबसे वीर है। अब इसमें देखिए राम सबसे वीर है, यहाँ सबसे लग गया, इसका मतलब हो गया जो वहां पर व्यक्ति हैं उनकी संख्या 2 से अधिक है। राम सबसे वीर है, वहां पर जितने भी व्यक्ति एकत्रित हुए हैं उन सब में वीर सबसे कौन है? राम है। मतलब वहां व्यक्तियों की संख्या 2 से अधिक है, इसीलिए यहाँ लगाया गया राम सबसे वीर है। और अगला एक देख लीजिए इसी में कि सीता कक्षा में सुंदरतम है। सीता कक्षा में सुंदरतम है। अब यहाँ देखिए क्या है कि सीता कक्षा में, अब कक्षा में 1 या 2 बालक या बालिकाएं होंगी नहीं तो उनसे अधिक होगी, तो सीता कक्षा में सबसे या सबसे, सीता कक्षा में सुंदरतम है। सुंदरतम का मतलब हो गया सबसे सुंदर है। तो क्या हो गया कि यहाँ पर 2 से अधिक व्यक्तियों की तुलना की जाती है, किससे? सीता की, और उसमें एक व्यक्ति को चूज किया जाता है, एक व्यक्ति को बताया जाता है कि वह सबसे सुंदर है, वह सबसे बदसूरत है या सबसे पढ़ने में तेज है। सिर्फ एक को उसमें निकाला जाएगा, एक ही के बारे में बताया जाएगा इसमें उत्तमावस्था में। एक विशेषण की तुलनावस्था, 3 प्रकार की अवस्थाएं हो गई। पहला मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था। इसमें आप देख लीजिए मूलावस्था में क्या है, इसको एक बार फिर देख लीजिए कि मूलावस्था में क्या है कि इसमें विशेषण का जो प्रयोग होगा वो सामान्य प्रयोग होगा विशेषण का। और मूलावस्था में क्या है कि इसमें किसी प्रकार की किसी से तुलना नहीं की जाती है, एकदम सिंपल साधारण रहेगा मूलावस्था। ये हो गया श्याम एक वीर बालक है, श्याम एक वीर बालक, एकदम आप देखें एकदम सिंपल वर्ड है, सिंपल सेंटेंस है जिसमें किसी से तुलना किसी से नहीं की गई है। अब दूसरा है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या है, इसमें 2 व्यक्ति या 2 वस्तु हों तो उनको आपस में तुलना की जाती है। सिर्फ 2 होने चाहिए, या तो 2 वस्तु हों या तो 2 व्यक्ति हों जिसकी आपस में तुलना की जाती है, और तुलना करने में जो सबसे सुंदर होगा या सबसे अच्छा होगा उसी के बारे में बताया जाएगा। ये हो गया उत्तरावस्था। अब उत्तमावस्था में क्या है, उत्तमावस्था में 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं और 2 से अधिक वस्तुएं होती हैं जिनकी आपस में तुलना की जाती है, और उसमें उन सब में जो सबसे अच्छा होगा या सबसे खराब होगा उसके बारे में इंडिकेट किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। ये हुए विशेषण की तुलनावस्था। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, विशेषण की तुलनावस्था हो गई। हो गया, मिटा दें इसको। देखिए अब आगे देखते हैं। अब कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ये तो परिभाषा हो गई जिसकी परिभाषा के माध्यम से आप इसको समझ लिए हैं। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछा क्या जाता है। अब इससे देखिए क्या बोल लिया जाता है कि जैसे उत्तरावस्था में है लघु, उत्तरावस्था में क्या है लघु, तो मूलावस्था में क्या हो गया लघु, तो उत्तर क्या हो जाएगा लघुत्तर, लघुत्तर हो गया, क्या हो गया। और उत्तमम क्या हो जाएगा लघुत्तम। अब इसमें देखिए आपको पहचानने का तरीका देखिए, मूलावस्था में एकदम सिंपल रहेगा लघु हो गया। अब उत्तरावस्था में आएगा लघुत्तर। अब इसमें देखिए उत्तरा, यहाँ पर रा आया है ना, यहाँ पर उत्तरा में रा गया तो रा हमेशा लास्ट में जाके लगेगा, इसमें लघुत्तर क्या हो जाएगा लघुत्तर। अब उत्तमा में माँ आया हुआ है तो यहाँ पर क्या लगेगा माँ जाके लास्ट में लघुत्तम। जैसे अगला देखिए, अगला है कोमल, कोमल हो गया, कोमल जब हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा कोमल, कोमलतर क्या हो जाएगा कोमलतर, कोमलतर। लास्ट में क्या होगा रा होगा, इसमें क्या होगा लास्ट में माँ होगा, क्या हो जाएगा कोमलतम, कोमलतम।
बस यही आपको देखना है कि उत्तमावस्था में लास्ट में माँ होना चाहिए और उत्तरावस्था में लास्ट में रा होना चाहिए। अगला देखिए इसी प्रकार है, उच्च हो गया, उच्च, इसमें क्या हो जाएगा, उच्चतर, उच्चतर हो गया लास्ट में रा, इसमें क्या हो जाएगा, उच्चतम, उच्चतम। बस यही आपको देखना है, इसमें यही चूज करना है। इसमें बन क्या रहा कि इसमें लास्ट में इसमें उत्तमावस्था में माँ आता है और उत्तरावस्था में लास्ट में रा आएगा। यहाँ रा है, यहाँ माँ है। बस इसी के द्वारा आप इसको आसानी से एग्जाम में बना सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि पूछ ले कि कोमल का उत्तमावस्था क्या होगा, तो कोमलतम हो जाएगा, या लघु का उत्तरावस्था क्या होगा, लघुत्तर हो जाएगा। उत्तरा पूछ रहा है तो लास्ट में रा लगाइए, अगर उत्तमा पूछ रहा है तो लास्ट में माँ लगाइए। बस आपको यही करना है, कुछ नहीं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बेटा दे इसको, चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो गया विशेषण की तुलना अवस्था, जो 1-2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है। यूपी ट्रिपल एस से जरूर पूछता है, और अन्य बोर्ड ना पूछे लेकिन ट्रिपल एस सी क्वेश्चन बना देता है। अब जैसे देखिए, ये भी पूछा जाता है कि 1-2 कॉलम बनाइए, 2 कॉलम बनाइए, एक साइड लिखिए विशेष 8-10 लिख लीजिए और दूसरा लिख लीजिए विशेषण। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसका विशेषण क्या होगा, इसका विशेषण क्या होगा, विशेष या विशेषण। अब जैसे देखिए है राष्ट्र, राष्ट्र क्या है, राष्ट्र है विशेष, विशेषण क्या बनेगा इसका, राष्ट्रीय, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय। ऋषि, ये पूछा जाता है ऋषि वाला, ऋषि का विशेषण क्या होगा, ऋषि का विशेषण होता है आर्ष, क्या होगा, आर्ष। शिव, शिव का विशेषण क्या होगा, शिव का शैव, क्या हो जाएगा, शैव। इसी प्रकार हिंसा का विशेषण क्या होगा, हिंसा, क्या हो जाएगा, हिंसक, हिंसक हो गया। राष्ट्र का राष्ट्रीय, ऋषि का आर्ष, शिव का शैव, हिंसा का हिंसक। हिंसक क्या हो गया, हिंसक। इसको लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। अब आगे देखिए, राष्ट्र का राष्ट्रीय, ऋषि का आर्ष, शिव का शैव, हिंसा का हिंसक। अब 2-4 और देख लीजिए इसी में। अब जैसे देखिए आगे हैं, आदर का आदरणीय या आदृत होता है, गुलाब का गुलाबी हो जाएगा, शक्ति का देख लीजिए, शक्ति का, शक्ति का क्या होगा, शाक्त, शक्ति का शाक्त हो जाएगा। लक्षण का, लक्षण का क्या होगा, लाक्षणिक, क्या हो जाएगा, लाक्षणिक, लक्षण का लाक्षणिक। इतिहास का ऐतिहासिक, इतिहास का क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक, इतिहास का हो गया ऐतिहासिक। गुलाब का गुलाबी, रंग का रंगीन, खून का खूनी। इसी प्रकार की एक लिस्ट है आपको, इसको आप किताब से किसी के माध्यम से इसको लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। और जैसे देखिए आगे हम पढ़ दे रहे हैं, जैसे दिन का दैनिक होता है, अलंकार का अलंकारिक या अलंकृत, सभा का शब्द होता, मानव का मानवीय होता है, और सूर का सौर होगा, मन का मानव होगा, श्रृंगार का श्रृंगारिक होता है, उपन्यास का औपन्यासिक होता है, व्यक्ति का वैयक्तिक होता है, परीक्षा का परीक्षित होता है, पशु का पाशविक होता है, शिक्षा का शिक्षित होता है। इसी प्रकार की पूरी लिस्ट है, आप इसको लिख लीजिए। जैसे आ गया अग्नि का आग्नेय, स्त्री का ये पूछा जाता है, इसको देख लीजिए, स्त्री, स्त्री
स्त्री का क्या होगा? स्त्री का होगा स्त्रैण। क्या होगा? स्त्री का होता है स्त्रैण। एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है कि स्त्री का विशेषण क्या होगा? स्त्रैण होगा। स्त्री क्या है? विशेष। विशेष मतलब संज्ञा। ये हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, कुछ एक दो और बचा हुआ है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे देखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है विशेषण और विशेष गिनना। विशेषण और विशेष किस प्रकार गिना जाता है? विशेषण और विशेष गिनना। विशेषण और विशेष गिनना एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दे दिया गया एक सेंटेंस, किसमें पूछ लिया गया इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं, गिन के आपको बताना होता है। अब जैसे देखिए किस प्रकार आप गिनेंगे। जैसे है भले, और पहला उदाहरण है भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। अब यह सेंटेंस आपके पास कि भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। अब इसमें पूछ लेगा कि इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष हैं। अब आपको गिन के बताना है कि कितने विशेषण हैं कितने विशेष हैं। अब इसमें आप किस प्रकार गिनेंगे, पहले इसको एक दो बार पढ़िए कि भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। अब इसमें आपको पकड़ना है, यहाँ देखिए क्या है कि भले और महान लोग। अब इसमें देखिए कौन सा विशेष है कौन सा विशेषण है। अब यहाँ देखिए लोग क्या आ गया? ये हो गया विशेष। कैसे विशेष हुआ बता रहे हैं, विशेष हुआ क्यों? देखिए कि भले और महान लोग कैसे हैं? लोग की विशेषता क्या है कि वो भले हैं और महान हैं। कैसे हैं? भले हैं और महान हैं। भले और महान लोग कैसे हैं? भले और महान हैं। मतलब लोग की विशेषता क्या है कि वो भले हैं और महान लोग, और उचित और संयमित व्यवहार। अब यहाँ देखिए व्यवहार जो आ गया ये क्या है? ये भी विशेष है। कैसे कि व्यवहार कैसा है कि उचित है और संयमित है। व्यवहार कैसा है? उचित और संयमित। मतलब व्यवहार की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा व्यवहार है? उचित है और संयमित है। व्यवहार क्या हो गया? विशेष हो गया, मतलब संज्ञा हो गई। और उसकी विशेषण क्या हो गई? जो विशेषता बता रहा है उचित और संयमित। तो इसमें क्या हो गया? इसमें पूछा बन गया कि दो विशेष, एक और दो विशेष हो गया और चार विशेषण। एक विशेषण पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा उचित हो गया और चौथा संयमित हो गया। ये हो गया। इसमें कितने विशेषण हैं? दो विशेष और चार विशेषण हैं। दो विशेष और चार विशेषण। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। दो विशेष और चार विशेषण। इसको हम नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला देखते हैं इसी में। अब अगला देखिए, मिटा दें इसको। अब अगला है, इसको ध्यान देखिएगा, सुगंधित अगला देखिए क्या है कि दूसरा सुगंधित
कस्तूरी, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। अब ये दे दीजिएगा सेंटेंस कि सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया कि इसमें आप पूछा गया कि इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष हैं। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। अब इसमें दे दिया गया, आपसे पूछा गया कि इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष हैं, गिन के बताइए। अब इसमें देखिए, सुगंधित कस्तूरी, कस्तूरी कैसी है? सुगंधित है। तो कस्तूरी क्या हो गया? कस्तूरी की विशेषता क्या है? वह कैसी है? सुगंधित है। तो कस्तूरी क्या हो गया? यहाँ पर विशेष हो गया, विशेष में संज्ञा। फिर देखिए लोभी शिकारी, शिकारी कैसे हैं? लोभी हैं। तो शिकारी की विशेषता क्या है? कि वो लोभी हैं। क्या है? लोभी हैं। अब राजस्थानी हिरणों का, हिरण का क्या है? राजस्थानी हिरण का मतलब हिरण कैसा है? वह राजस्थानी हिरण है। हिरण की विशेषता है कि वह कैसी है? राजस्थान की, राजस्थानी है। अवैध शिकार, शिकार कैसा किया जा रहा है? अवैध किया जा रहा है। तो शिकार क्या हो गया? विशेष। ये चार हो गए विशेष, कस्तूरी, शिकारी, हिरण और शिकारी, शिकार। सुगंधित कस्तूरी, कस्तूरी कैसी है? सुगंधित है। कस्तूरी की विशेषता बताने के बाद सुगंधित है। तो कस्तूरी हो गई विशेष, अब विशेषण हो गया सुगंधित। लोभी शिकारी, शिकारी कैसे हैं? लोभी हैं। शिकारी की विशेषता क्या है? कि वो लोभी हैं। तो शिकारी क्या हो गया? शिकारी विशेष हो गया और लोभी क्या हो गया? विशेषण हो गया। राजस्थानी हिरणों का, तो हिरण क्या होगा? हिरण कैसा है? राजस्थानी है। तो हिरण की विशेषता क्या है? कि वह राजस्थानी है। तो हिरण क्या हो गया? विशेष हो गया, मेरी संज्ञा हो गई। और राजस्थानी क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। अवैध शिकार, शिकार कैसा है? अवैध किया जा रहा है। तो शिकार की विशेषता है कि शिकार कैसा है? अवैध है। तो शिकार क्या हो गया? शिकार हो गया विशेष और अवैध क्या हो गया? विशेषण। अब इस प्रकार देखिए, ये चार हो गए विशेष, जो गोला हम किए हैं चारों, ये कौन है? विशेष है। अब विशेषण देखिए कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। 4 विशेषण और 4 विशेष। इस सेंटेंस में कितने हैं? 4 विशेषण है और 4 विशेष हैं। सुगंधित पहला विशेषण, लोभी दूसरा है, राजस्थानी तीसरा है और अवैध चौथा। ये 4 विशेषण हो गए। अब विशेष में कस्तूरी पहला, दूसरा शिकारी, तीसरा हिरण और शिकार चौथा। ये 4 हो गए विशेष और ये 4 हो गए विशेषण। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। विशेष और विशेष गिनना, विशेषण और विशेष गिनना एग्जाम में पूछा जाता है। मिटा दे इसको। अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया विशेषण में। जो विशेषण और विशेष गिनने को आएगा, इसमें आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप इसको गिन सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और इसमें बनता है, वह है, उसे कहते हैं प्राविशेषण। ध्यान देखिएगा, क्या है? प्राविशेषण। प्राविशेषण। अब प्राविशेषण किसे कहते हैं? अभी तक आप विशेषण पढ़ लिए, विशेषण को आप पढ़ लिए कि वो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब प्राविशेषण क्या है? अब इसकी परिभाषा देखिए कि अभी तक हमने देखा कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते थे। अब विशेषण की जो विशेषता बताई, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्राविशेषण कहते हैं। अभी तक विशेषण बता रहा था किसकी विशेषता? संज्ञा सर्वनाम की। लेकिन अब
विशेषण की जो विशेषता बताएगा उसे यहाँ कहते हैं प्राविशेषण कहेंगे। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्राविशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा हो गई। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। अब यहाँ देखिए एक आपको ऐसे दे दिया गया, इसमें पूछा गया कि इसमें प्राविशेषण क्या है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। अब इसमें देखिए अगर आप इसको ना लिखिए सिंदूरी, अगर आप इसको मूल देखिए कश्मीरी सेब लाल होते हैं, ये तो हो गया। अब कश्मीरी सेब क्या है, यहाँ देखिए ये क्या है, ये हो गया विशेष मतलब संज्ञा या सर्वनाम। अब लाल क्या हो गया, ये हो गया विशेषण कि कश्मीरी सेब कैसा है, लाल है। कश्मीरी सेब लाल होते हैं, लेकिन कैसे, सिंदूरी लाल होते हैं। अब ये सिंदूरी क्या आ गया, यही है क्या आपका प्राविशेषण। कश्मीरी सेब अगर कहा जाए, इसको हटा दिया जाए, इसको निकाल दिया जाए तो कश्मीरी सेब लाल होते हैं, सिंपल वर्ड। लेकिन कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। जब यहाँ सिंदूरी लगा दिए तो यही आकर के प्राविशेषण हो गया, जो विशेषण की विशेषता बता रहा है। विशेषण यहाँ पर क्या है, लाल है। इसकी विशेषता बताई जा रही कि लाल कैसा है, सिंदूरी लाल है। तो सिंदूरी क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे अगला उदाहरण देखिए, मिटा दें इसको, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। इसको देखिए मिटा देते हैं। अब अगला देखिए, अगला है दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है। दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है। अब यहाँ देखिए दुर्गेश क्या है यहाँ पर, और अत्यधिक क्या है, तेज क्या है, छात्र क्या है। दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है। अब यहाँ देखिए छात्र क्या हो गया, छात्र हो गया विशेष, तेज क्या है, विशेषण। अब अत्यधिक क्या हो गया, यही है आपका प्राविशेषण। प्राविशेषण क्या है इसमें कि दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र। अगर इसमें पूछा जाए कि विशेष क्या है, तो विशेष यहाँ पर छात्र है, दुर्गेश नहीं, छात्र है विशेष, ना कि आप दुर्गेश मारेंगे। दुर्गेश अत्यधिक तेज छात्र है, तो दुर्गेश तेज छात्र है। अगर इसको प्राविशेषण को निकाल दिया जाए तो क्या बनेगा, दुर्गेश तेज छात्र है, लेकिन कैसा है, अत्यधिक तेज है। तो तेज जो क्या है, विशेषण है, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि तेज कैसा है, अत्यधिक तेज है। तो अत्यधिक क्या हो गया, प्राविशेषण हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रकार हम विशेषण को आसानी से, विशेषण में जितने भी क्वेश्चन बनते थे अब तक, जितने भी क्वेश्चन बन चुके हैं, जहाँ से आप सभी को देख लिए, सभी को आप पढ़ लिए हैं। अब आगे हम दूसरे वीडियो में इसके जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, किस प्रकार से, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसको देखेंगे। अभी तक आप ये विशेषण को आसानी से, अच्छे तरीके से, इसके सभी पार्टों को, प्राविशेषण को, विशेषण गिनना या उद्देश्य या विधेय विशेषण, जितने भी टॉपिक थे, जितने भी क्वेश्चन जहाँ से बनते थे, सभी को हमने कवर कर दिया, सभी को आप देख लिए हैं। अब अगले वाले वीडियो में हम इसके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहाँ से पूछे जाते हैं, उनका कलेक्शन करके आएंगे, जो बताएंगे किस प्रकार आपको हल करना है तथा कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।